तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही डिफिकल्ट भी माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है भाई, बातें नहीं करना बॉयज ऊपर जाके, और सुमित को ले जाना ऊपर, सुमित को कह देना ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, ओके। तो रिजिड बॉडी, सबसे पहले रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी शेप चेंज नहीं होती, जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसके साथ उस टाइम पे उसकी शेप चेंज नहीं होती। जैसे पत्थर होता है, पत्थर की शेप चेंज होती है क्या? नहीं, वो टूट सकता है लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होती। लेकिन रबड़, रबड़ की शेप चेंज हो सकती है, यस और नो? तो रिजिड बॉडी इज ए बॉडी अगर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द बॉडी इज ऑलवेज द सेम। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, रैंडम, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा सेम रहता है, और ऐसे ऐसे जितने भी दो पॉइंट्स हैं उन सब के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी। ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि लीनियर मोशन की बात कर रहा है। लीनियर मोशन हमने पढ़ा हुआ है जब सारा बॉडी जो है एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा हो, या फिर बॉडी इस तरीके से मूव कर रही हो, रोटेट ना कर रही हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? ये डेफिनेशन होगी जिसमें बॉडी जो है उसके हर एक पॉइंट में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। सही है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, हर एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यस और नो? ये बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो क्या हर एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? यस। अब बताओ, क्या ये बॉडी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर एक पॉइंट? बोलो, इस पॉइंट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस पॉइंट ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि ये वाली बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है साथ साथ, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन इसका नहीं है। सही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सही है भाई, ओके। बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास। जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो ये कंडीशन होती है, और उस टाइम पे हम बॉडी को क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे कि ये बॉडी है, बोलो हर एक पॉइंट ने बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि ये कैसा मोशन है? कैसा मोशन है? सही है, लीनियर मोशन बोल दो सिंपली भाषा में। तो ये सेकंड होता है रोटेशनल मोशन। क्या बोला? रोटेशनल मोशन। एवरी पॉइंट ट्रेवल्स सेम थीटा, यानी कि सेम एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है कि भैया हर एक पॉइंट सेम एंगल घूमेगा, तो हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे से ऐसे हो गई, तो बोलो हर एक पॉइंट, ये पॉइंट में भी उतना ही एंगल घुमा है, ये पॉइंट में भी उतना ही एंगल घुमा है, ये पॉइंट में भी उतना ही एंगल घुमा है, यानी कि एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी रोटेट्स बाय द सेम एंगल। तो उस मोशन को क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन कहेंगे। समझ में नहीं आया? सही है। और ये किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? ये वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो क्या रहता है? स्टेशनरी। ठीक है, ये वो सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है जो क्या रहता है? हमेशा स्टेशनरी। फॉर एग्जांपल, दरवाजे की बात करते हैं। जब आप दरवाजा खोलते हो तो जो हिंज होती है, हिंज, दैट इज स्टेशनरी, यस और नो? पिछले वाले दरवाजे को देखो, सभी लोग देखो, दरवाजा है, खोलेंगे उसको तो जहां पे वो कोने पे हिंज लगी हुई है ना, चौखट के अंदर जो लगी होती है, क्या वो घूमेगी साथ साथ? क्या वो चल पड़ेगी? नहीं ना। तो वो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बाकी सारा घूम रहा है। सही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? बेसिकली AOR जनरली लिखते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज स्टेशनरी। ठीक है, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, तो बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? दिस लाइन इज द, ये जो उंगली है ना, ये देखो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस और नो? बोलो, ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है। सही है, ओके। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, तो बोलो वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस बॉडी। यस और नो? बोलो, इन दोनों उंगलियों के बीच में ये वाला क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, बिकॉज द बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, और ये एक्सिस जो है रोटेट नहीं कर रहा है, दिस इज फिक्स्ड। अच्छा, अगर ऐसे घूम रहा हो तो ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे? बोलो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, देखो ऐसे घूम रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहा है ना। यस और नो? कोई दिक्कत?
क्लियर होगी बात? ठीक है, ये तो हो गया रोटेशनल मोशन। फिर आता है हमारा जनरल मोशन। जनरल मोशन को और भी क्या कह सकते हैं? कंबाइंड मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या हो रहा था? लीनियर मोशन। ये क्या हो रहा है? और ये क्या हो रहा है? कंबाइंड मोशन, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। यस और नो? समझ में नहीं आया? जैसे गाड़ी का पहिया होता है, गाड़ी का पहिया चल रहा है तो बोलो वो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, व्हाट इज दैट मोशन? कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है भाई, तो दोनों कंबाइंड होते हैं इसमें। ठीक है भाई, ओके। अब हमें स्टडी करना है एनालॉजी, एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ठीक है, अब आप ये याद रख लो। ठीक है, मैं अलग से लिख रहा हूं। ठीक है भाई, जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को? बाय एक्स। तो यहां पे आ गया आपका लीनियर मोशन। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है भाई, रोटेशनल में और लीनियर मोशन में कुछ एनालॉजी, एनालॉजी मतलब क्या होता है? एनालॉजी शब्द का मतलब ये देखो, जैसा जैसा यहां यहां हो रहा था वैसा वैसा यहां भी हो जाएगा। सही है? ओके, क्या बोला मैंने? जैसा जैसा यहां हो रहा था वैसा वैसा ही यहां हो जाएगा। इनके बीच के रिलेशंस भी होते हैं, वो बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या होता था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है भाई, कोई दिक्कत? ओके, अच्छा ठीक है। फिर यहां पे होता था हमारे पास मास, है ना? व्हाट इज मास? बेसिकली इनर्शिया होता है मास। किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है ना, दैट इज फोर्स। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकता है। रुका हुआ है तो रुका रहना चाहता है, चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है इनर्शिया पे, और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। लीनियर मोशन में इनर्शिया इज मास। ठीक है भाई, इनर्शिया। ठीक है, और रोटेशनल मोशन में मास की जगह आ जाता है आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत? ठीक है, आएगा अभी कि भाई आई क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे चल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फोर्स, कैपिटल एफ। व्हाट इज एफ? लीनियर एफर्ट। किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? फोर्स। है ना? है ना अर्जुन? है ना अर्जुन? है ना? हाँ, तो लीनियर एफर्ट को क्या कहते हैं? फोर्स। और रोटेशनल एफर्ट को कहते हैं टॉर्क। ठीक है भाई, TORQUE। कोई दिक्कत? ऑलराइट, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है? मोमेंटम। यहां पे होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला? मोमेंटम। सही है, याद तो रहेगा ना? अच्छा भाई, और कोई क्वांटिटी याद आ रही हो यहां की? कोई और क्वांटिटी याद आ रही है? वर्क। यस, वर्क। यहां पे भी होता है वर्क। यहां पे होता है ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन करवाने पर जो वर्क हुआ है, ये हो गया ये वाला वर्क। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन करवाने में जो वर्क हुआ है वो आ जाएगा। सही है, फॉर्मूला भी देखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, और यहां पे क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी। पढ़े थे, है ना? यहां पे होती है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, क्योंकि हमने क्या माना था? ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया था, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी थी? हाफ mv²। यहां पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, और कुछ? पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है दोनों में। और
ये पढ़े थे। अच्छा, अब इनमें आपस के रिलेशन याद है आपको, है ना? वैसे ही उनमें रिलेशन लिखेंगे। तो लिखते हैं, चलो x तो पता ही है, x तो क्या ही होता था, ठीक है, ओके। v क्या होता था? तो ये क्या हो जाएगा? d थीटा बाय, सही है। ये क्या होता था? और d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। और क्या होता था ये? v dv बाय dx होता था भाई। यहां पे बता दो इसका, कौन एक एक करके कौन कौन बताना चाहता है? कोई भी एक बताओ। अमन, डी ओमेगा बाय डी टी, ओके। अगला कौन बताएगा? डी स्क्वायर थीटा बाय, और कोई कुछ बताना चाहता है? संदेश बताओ, कन्वर्ट कर दो बस, x को थीटा में, v को ओमेगा में। ओमेगा डी ओमेगा बाय, सही है, ओके। और मास तो मास होता है, ठीक है, ओके। फोर्स क्या होता था? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, है ना? और फिर इसमें मास कांस्टेंट होता है, तो हम इसको मास को बाहर निकाल देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे बताओ क्या है? बोलो, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, यहां आ जाएगा dl बाय और आई अल्फा, सही है, ओके। कन्वर्जन चल रहा है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इंटीग्रल वाली टर्म में क्या आता था? इंटीग्रल एफ डॉट डीएस, यस और नो? यहां क्या आ जाएगा? इंटीग्रल, सॉरी, टॉर्क डॉट थीटा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डी थीटा, सही है भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, है ना, ओके। सिमिलैरिटीज दिख गई, ओके। अब इनके आपसी रिलेशन को भी निकाल देते हैं, लिख दें क्या? लिख ही देते हैं अभी। आपने अगर ये याद भी कर लिया ना, ये कर लिया, ये कर लिया, इनके आपसी रिलेशन कर लिए, तो आपका ये मान लो 30 to 40% चैप्टर यही हो जाएगा, ठीक है। जो रूल्स यहां थे वो रूल्स यहां लगा देना, 55% चैप्टर हो जाएगा, आधा चैप्टर फिनिश होता है इसमें, ठीक है। क्या रिलेशन याद करिए? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, है ना, एंगल इंटू रेडियस। बोलो, एल इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। एल क्या था? रोटेशनल वाला, वो सर्कुलर के पाथ के अलाउंग डिस्टेंस, इसकी जगह में लिख देता हूं एक्स। अब बताओ, कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल वाला अलग होता है, mv स्क्वायर बाय आर, ओके। ये हो गया, बहुत बढ़िया। और आप देखो, इसको और इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया ना, इसको इससे जोड़ते हैं। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। जो रोटेशनल इनर्शिया होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन को कितना अपोज करेगा, एक ऑब्जेक्ट है मैं उसको चलाना चाहता हूं, वो अपोज करेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। मैं किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहता हूं, वो भी घूमना नहीं चाहेगा, वो भी अपोज करना चाहेगा बाय द वर्च्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू रोटेट, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया, और जितनी बड़ी रेडियस उतना ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया। इमेजिन करिए, इस कैप को मैं एक छोटी रेडियस में घुमाना चाहता हूं, तो क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रोटेशन कम होगा। बड़ी रेडियस में घुमाना चाहता हूं तो क्या होगा?
इनर्शिया विल बी मोर। और एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस डबल करेंगे तो रोटेशनल इनर्शिया क्या हो जाएगा, डबल। सही है, ओके। अच्छा, इसमें और इसमें रिलेशन आ गया। अब फोर्स में और टॉर्क में रिलेशन निकाल लेते हैं। जो फोर्स में और टॉर्क में रिलेशन, ध्यान देना, जो मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में है वैसा ही रिलेशन फोर्स और टॉर्क में है। क्योंकि भाई देखो, ये और ये इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें और इसमें भी तो यही रिलेशन होगा ना, क्योंकि दोनों साइड डिफरेंशिएट चल रहा है। यस, तो बोलो इसको और इसको कन्वर्ट करते हैं तो बोलो L इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। L वेक्टर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर का, रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे मोमेंटम वेक्टर के साथ। सही है। अच्छा, अब ऐसा ही रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए तो बोलो टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस, सही है, बोलो ए क्रॉस बी क्या होता था, ए बी साइन थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर पी साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, आर एफ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, और कुछ लॉज पढ़े थे, है ना, बोलो। ओके, एक सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा। ऐसा ही यहां पे भी है कि भैया अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो रोटेशनल मास ऑल्सो रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, ये भैया हम वहां बोलते थे कि जितना नेट लेफ्ट मूवमेंट है उतना ही राइट मूवमेंट है। लेफ्ट मूवमेंट था m1x1, राइट मूवमेंट था m2x2, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। अब यहां पे क्या होगा, बोलो, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। अब इसको कन्वर्ट कर दो, I1 θ1 इज इक्वल टू I2 θ2। ये था लेफ्ट और राइट, यहां हो जाएगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सही है। इसका सिनेरियो इमेजिन आपके लिए करना मुश्किल है। इमेजिन करो एक बड़ी सी डिस्क है, जैसे वो फिल्मों में देखा होगा, वो रोटेट करने वाला फ्लोर होता है ना। कोई गाड़ी नई नई लॉन्च होती है तो क्या होता है, वो ऐसे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी कर दी जाती है ना। तो इमेजिन करो वैसा ही एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ। ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस पे एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, मैं उस पे ऐसे ऐसे चलने लग जाता हूं। अब जब मैं इस तरफ चलूंगा तो क्या होगा, वो जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरी डायरेक्शन में घूमेगा, यस और नो। जैसे बिल्कुल शिप वाला केस है, जैसे मैं बोट में खड़ा हूं और मैं इधर जा रहा हूं तो बोट उधर जा रही है। ऐसे ही अगर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हूं और मैं इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म दूसरी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, यस और नो। तो हम वहां पे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज लगवा देंगे, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क लगा नहीं रहा, और बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहा मतलब बाहर से कोई घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा। यानी कि जितना लेफ्ट सिस्टम घूम रहा है उतना ही राइट जितना क्लॉकवाइज सिस्टम घूम रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम घूमेगा। समझ में नहीं आया। तो अब ये जो चीजें जितना भी ये लिखा है ना, ये सारा का सारा आपको दोबारा लिखना है। यहाँ पे जो भी एनालॉजी वाला सेक्शन है ना, उसकी बजाय आप इसमें से लिखिए। ठीक है, उससे बेटर है ये, ठीक है ना, ज्यादा अच्छे से लिखा होगा। ओके, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है आप लोगों ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0 देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू। अब इसी को कन्वर्ट कर दो रोटेशनल में। कैसे कन्वर्ट करेगा, कोई करके दिखाएगा? स्टेटमेंट बतानी है। फोर्स की जगह कुछ और आ जाता है, मोमेंटम की जगह कुछ और आ जाता है, बताइए। हाँ बताओ। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। सही है। इंटरनल फोर्स हो सकती थी वहां पे, इंटरनल फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहां पे इंटरनल टॉर्क का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सही है। अच्छा, वहां क्या होता था? वहां होता था एक वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां पे भी सेम लग जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, बस यहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, है ना। मान लीजिए किसी पर्सन ने वर्क किया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी सिस्टम की, तो हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे? लीनियर भी लिखेंगे और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे, बस और कुछ नहीं। सही है, सिंपल है। अच्छा, तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम, एक तो ये फॉर्मूला बन गया आरपी साइन थीटा आर क्रॉस पी, इसके साथ साथ एक और है आई ओमेगा। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, हो सकता है आपको आरपी साइन थीटा लगाना पड़े, हो सकता है आपको आई ओमेगा लगाना पड़े, हो सकता है आपको दोनों लगाने पड़े एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में, इन्हीं को कंपेयर करना पड़े आपको। सही है। सिमिलरली हो सकता है टॉर्क वाले क्वेश्चन में आपको आई अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़े, हो सकता है आपको आर क्रॉस एफ वाला फॉर्मूला लगाना पड़े, और हो सकता है दोनों लगाने पड़े। सही है। अब क्वेश्चंस पिछले वाले आते हैं आपको, तो आपकी पूरी मैकेनिक्स का रिवीजन हो जाएगा और एक नया चैप्टर भी हो जाएगा। सही है, क्योंकि आपने एनालॉजी देख ली ना, जिस टाइप के क्वेश्चन वहां होते थे उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे, बस नई टर्म्स आ जाएंगी। आपको क्या सीखना है? सबसे पहले देखो, इनके बीच का रिलेशन तो हम समझ चुके हैं, है ना, सर्कुलर मोशन में पढ़ लिया था हमने। ओके, अब हम पढ़ेंगे एम और आई के बीच का रिलेशन, कि ये जो एम आर स्क्वायर है ये आया कैसे। सही है। दूसरा, अलग अलग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, है ना भाई। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगा, एक रॉड के लिए अलग होगा, एक डिस्क के लिए अलग होगा, रिंग के लिए अलग होगा, है ना, सिलेंडर के लिए अलग होगा, स्क्वायर शीट के लिए अलग होगा, रेक्टेंगुलर शीट के लिए कुछ अलग होगा। यस, समझ में आया? तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पहले अगर आपने ये पढ़ लिया तो बोलो यहां पे काम आ जाएगा और यहां पे काम आ जाएगा। ऐसा नो, सही है बात। तो बेसिक आइडिया लग गया चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब एम आर स्क्वायर। अब देखो, अगर आप असली डॉक्टर हैं, असली आईआईटियां है ना, तो मैं आपको क्लियरली ये कह देता हूं कि भाई आप इस फॉर्मूले को I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर को, इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रल फॉर्म में। सेंटर ऑफ मास पड़ा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन लेंगे जिसका मास dm होगा, उस dm के लिए लिख देंगे सारी चीज। ठीक है, ऐसा ही अब हम यहां पर करेंगे। एक x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे जिसका मास dm होगा, उस छोटे से मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। आने लगे ना चीजें समझ में? सही है। दो तीन नए रूल आ जाएंगे, इनको याद करेंगे। फीलिंग आई कुछ? ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल यही इस फॉर्मूले को समझते हैं एक बार, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि मान लीजिए यहां पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसके अबाउट ये m मास का ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो इमेजिन करिए यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके चारों तरफ एक मास इस तरीके से रोटेट कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट का मास है m, और जिस रेडियस में वो घूम रहा है, जिस रेडियस के पास में घूम रहा है वो r है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। सही है। अब इमेजिन करिए कि इस मास की जगह आपको क्या दे दिया, एक रॉड दे दी। रॉड का मास है m, लेंथ है l। क्या करेंगे? पुराना तरीका भाई, अलग अलग मास का अलग अलग डिस्टेंस होगा, तो ना मास हम कांस्टेंट ले सकते हैं ना l, मतलब डिस्टेंस हम कांस्टेंट ले सकते हैं, r कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब हमारे लिए दिक्कत होगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे जिसमें मास dm होगा। सही है। dm का वैल्यू बताओ, m बाई एल इंटू dx होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब मैं कहता हूं बाकी सारे को भूल जाओ, सिर्फ dm मास को देखिए। क्या इस dm मास का इनर्शिया लिख सकते हो आप? हाँ, दिस dm मास कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यस, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उसकी रेडियस का स्क्वायर। बोलो ये मास कितनी रेडियस में घूम रहा है? x रेडियस में घूम रहा है, तो इस छोटे से मास के लिए छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज di। दिस इज इक्वल टू, बोलो इस ऑब्जेक्ट का मास, इसकी रेडियस हो जाएगा। सही है। x
यहाँ पे डीएम डीएम की जगह एम बाय एल इंटू डी एक्स क्यूब बनेगा। लिमिट लगाएंगे, बोलो कहां से कहां तक, बोलो एक्स की वैल्यू यहां से शुरू होती है और एल पे जाके खत्म होती है, तो क्या कर देंगे 0 से एल लगा। अब इसी में खेल कर देता हूं, थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया मैंने बोला एक रॉड है, इट इज बीइंग रोटेटेड लाइक दिस। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस। सही है, तो अब भी वही करना है, क्या करना है, दिस इज एक्स इक्वल टू 0, यहां से एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे जिसमें मास dm होगा, और इस dm की वैल्यू हो जाएगी m बाय एल इंटू dx। सही है, इस छोटे से मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू, बोलो dm इंटू इसकी जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, ना ना ना, माइनस एल बाय 2 से शुरू होता है और प्लस एल बाय 2 तक जाता है, तो माइनस एल बाय 2 से प्लस एल बाय 2 तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, और उस केस में एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। बेसिक आइडिया लगा, फीलिंग आया, मजे आ रहे हैं। इसी तरीके से हम रेक्टेंगुलर शीट्स के लिए निकाल सकते हैं, स्क्वायर शीट्स के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल चैप्टर है, 3D में भी समझना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, आपको इसमें क्या क्या लिखना है। आप यू हैव टू राइट दिस मच, ठीक है, सही है, लिख लेंगे, पक्का वीडियो से ही लिख लेना। ओके, ऑलराइट, ओके, व्हाट टाइम इज इट? ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, कुछ सब क्रिस्टल क्लियर है ना भाई? क्रिस्टल क्लियर ही होना चाहिए। ये लिखा हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है? तो कंसिडर ए बॉडी विद ए नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स। एक बॉडी मान लीजिए जिसके अंदर बहुत सारे मासेस हैं, m1, m2, m3। ठीक है, रोटेटिंग विद ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है ना? अब तो बताने के बाद तो दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे आप? हाफ एम वी स्क्वायर, भाई एक मास है, हर एक एलिमेंट v स्पीड से अगर चल रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे। पहला मास है m1, स्पीड है v1, तो क्या लिखेंगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सबकी काइनेटिक एनर्जीज का सम, पहला हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब बताओ ये जो पार्टिकल है ये r1 रेडियस के पास से घूम रहा है, r1, तो बोलो ऐसे घूम रहा होगा, बोलो ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस है r1, तो व्हाट इज द स्पीड? v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू, व्हाई डोंट वी पुट दिस वैल्यूज? तो बोलिए क्या आएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर मतलब r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। सही है, हाफ m2 r2 ओमेगा होल स्क्वायर। सही है, m3 के साथ क्या आ जाएगा? r3 ओमेगा का स्क्वायर। सही है, बोलो हाफ बाहर ले लिया था,
ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ओमेगा स्क्वायर, यहां पे भी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को यहां पीछे लगा दो कॉमन लेके, यहां क्या बनेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ध्यान से देखो यही चीज जो है ये क्या कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। बोलो m1 मास की वजह से क्या कंपोनेंट आ रहा है, m1r1 स्क्वायर, m2 की वजह से m2r2 स्क्वायर, m3 की वजह से m3r3 स्क्वायर डैश डैश डैश। तो बोलो हर एक मास अपना क्या शो कर रहा है, रोटेशनल इनर्शिया शो कर रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बोलो पहले मास की वजह से कितना इनर्शिया आ रहा है, m1r1 स्क्वायर, दूसरे की वजह से m2r2 स्क्वायर, तीसरे की वजह से m3r3। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। तो बोलिए इसको लिख देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तक का सफर आपने ट्रेवल कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाम में ही है इनर्शिया, इनर्शिया मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स रोटेशनल स्टेट, लीनियर स्टेट में जो चेंज को अपोज करता है दैट इज लीनियर स्टेट में जो अपोज करता है दैट इज इनर्शिया, और रोटेशनल स्टेट में जो अपोज करता है रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो रोटेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करना है तो इट इज एनालॉगस टू मास इन ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में मास होता है ऐसे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। In simple words, it represents the effort required to rotate the body or stop. Stop है, stop नहीं है, ये stop ये rotating body। बोलिए inertia क्या रिप्रेजेंट करता था, किसी बॉडी को चलाना कितना मुश्किल है, अगर वो चल रहा है तो रोकना कितना मुश्किल है, जैसे कि ट्रेन को चलाना मुश्किल है ना, यस, और ट्रेन को रोकना भी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा तो उसको चलाना मुश्किल होगा और रोकना भी मुश्किल होगा। सही है भाई, ओके ठीक है भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर होता है। यूनिट क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि मास किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट। बिल्कुल सिंपल है, डायमेंशन तो बताने की जरूरत नहीं है, ml2 हो जाएगा, ठीक है ओके। अच्छा बोलो आरसीएम का फॉर्मूला याद है आपको, आरसीएम बोलो समेशन एम आई आर आई डिवाइड बाई समेशन एम आई, यहां क्या हो जाएगा समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, सही है। वहां पे मास को रेडियस से मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी मास को लोकेशन से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मास को रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मल्टीपल बॉडीज हैं तो क्या करेंगे, m1 की वजह से m1r1 स्क्वायर, m2 की वजह से m2r2 स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बोलो समेशन कैसे लिखेंगे, समेशन आई आर आई स्क्वायर, सही है भाई। और इंटीग्रेशन के टर्म्स में डीएम आर स्क्वायर, सही है। एक डीएम मास ले लिया, उस डीएम का रेडियस ऑफ रोटेशन आर है, तो डीएम को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया, टोटल आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। समझ में नहीं आया, सही है ओके। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा बोलिए, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और 4 मीटर उसका रेडियस है, तो बोलो क्या करेंगे, सीधा मास को रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब R2 है ना। नींद आ रही है, स्टे अटेंटिव, सीधी कमर करके बैठो, पैर पे पैर मत रखो, सभी बच्चों के लिए ये बात, पैर पे पैर मत रखो, अभी साहब नहीं हुए हो, अभी टाइम है ना,
ठीक है, मल्टीपल सिस्टम से मल्टीपल पार्टिकल्स है तो m1r1 स्क्वायर, पहले को उसकी रेडियस से, दूसरे को उसकी रेडियस से, सबको ऐड कर देंगे। सही है, ओके, कर सकते हैं इसको भी, बोलो। स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, 0, तो इसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 0 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 हो जाएगा, इसका सम a डिस्टेंस है तो 3m इंटू ए स्क्वायर प्लस 2m इंटू ए स्क्वायर, ऐसे ही क्यूब हो जाएगा, क्यूब के लिए आपको खुद से निकालना है। सही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख गया, ये वाले, ये है ना, जो ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, बोलो इसका डिस्टेंस a, इस वाले का डिस्टेंस a, इस वाले का डिस्टेंस √2 है। सही है, कर लोगे, सही है। सिमिलरली एक रोम्बस है, ये आपको खुद से करना है कि भाई ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये साइड ए है, तो बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2 हो जाएगा, ये आपको खुद से करना है, ठीक है, ओके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, शेप, साइज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करेगा। मास कितना है टोटल ऑब्जेक्ट का, कितना मास किस जगह पे रखा हुआ है, शेप कैसी ऑब्जेक्ट की, और मास कहां पे कम है कहां पे ज्यादा है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन, भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास पास में मास कम हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के दूर दूर मास ज्यादा हो तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। उल्टा कर दें, नजदीक मास ज्यादा है दूर मास कम है तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सही है, क्लियर हो गई बात, तो यहां पे हम स्टॉप करते हैं आज के लिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।